नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मलेज की रचना जिसका नाम क्या है, मलेज की डायरी। हम सब जानते हैं कि डायरी हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में है। डायरी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि लेखक अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को क्रमानुसार एक डायरी में लिखते जाते हैं, तो वो डायरी विधा के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं मलेज की डायरी में क्या है। मलेज की अगर बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा मध्य वर्गीय परिवारों में रहने वाले लोगों की मानसिकता को बहुत ही सहजता से प्रस्तुत किया। इनका जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1935 ईस्वी में। कहां पर? महुई नामक गांव में। प्रारंभिक शिक्षा कहां से ली? इलाहाबाद से। इनका जीवन आर्थिक अभावों से घिरा हुआ था। सन 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। जीवन यापन के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए, जैसे केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के विस्तार निदेशालय में छपने वाली अंग्रेजी पत्रिकाओं के सह संपादक के रूप में काम किया। कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य भी किया। पत्र पत्रिकाओं के स्तंभ लेखक के रूप में भी काम किया। उनका अनुवाद भी करते रहे। आकाशवाणी केंद्रों के लिए बाल उपयोगी बालकों के लिए लिखे जाने वाले नाटकों की रचना की और इसके साथ साथ इन्होंने पूर्वग्रह नामक पत्रिका के संपादक का काम भी कुछ समय के लिए किया। नई कविता के प्रति उनके मन में विशेष आकर्षण था। कुछ समय तक इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जिसका नाम क्या है, परिमल, के लिए भी काम किया। 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को तपेदिक के कारण मलेज का देहांत हो गया। अब यहाँ इनकी डायरी की बात करें तो ये डायरी कब से शुरू होती है? 3 मई 1979 से शुरू होकर 17 सितंबर 1980 तक डायरी में लिखे व्यक्तिगत ब्यौरे समय के परिवर्तनशील रंगों में आने वाले बदलाव को पाठक के सामने लेकर आते हैं। इसमें लेखक के मन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव साफ साफ दिखाई देते हैं। लेखक की डायरी में लेखक का पूरा व्यक्तित्व छिपा हुआ है। तिथि के अनुसार मलेज की डायरी के पृष्ठों का सार अगर देखें तो वो इस प्रकार से है। शुरुआत कहां से हुई? 3 मई 1979 से। लेखक ने दफ्तर के कमरे में तीसरे पहर की तेज गर्मी में स्वयं को असहज अनुभव किया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचता है कि उसके पास यदि संपादक के खिलाफ सोचने की आजादी उस समय उसके पास भी होनी चाहिए। आजादी किसके पास? स्वयं के पास, क्योंकि ये कौन है? सह संपादक है उसी कार्यालय में। तो ये संपादक के बारे में सोच रहे हैं कि संपादक के खिलाफ सोचने की आजादी उसके पास भी होनी चाहिए। 18 मई 1979 लेखक के विवाद को 2 वर्ष बीत गए, पर लेखक इस बीते हुए समय के बारे में सोचने मात्र से भयभीत है। उसने इस समय में जीवन से 2 बच्चों के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया। उसकी पत्नी की इच्छाएं तो पूरी नहीं हो पाई। धन का अभाव उसके रास्ते में रोड़े अटकाता रहा। जीवन के प्रति आवश्यक न्यूनतम कार्यक्रम पर टिक टिक कर वह जीवन की नौका ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहा था, यानी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। आने वाला समय इस बीते समय के अभाव का ब्यौरा मांगेगा और वह उसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, यानी अभावग्रस्त जिंदगी का उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। संवेदनशील व्यक्ति अपनी त्रासदी का स्वयं कारण बन जाता है। जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसके जीवन में अगर त्रासदी आ जाती है तो उसका कारण वो खुद ही होता है, किसी दूसरे को नहीं बना सकता। 19 मई 1979 को वो सोचते हैं कि रामेश्वर जी फरीदाबाद, यहाँ फरीदाबाद थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अपनी बेटी रजनी बाला के घर आए हुए थे। उन्हें लेखक के घर आना था, पर वे अपनी ममेरी बहन मुन्नी से मिलने चले गए। मुन्नी को शायद फालिज मार गया था। लेखक को इस विषय में रजनी बाला के पति के ड्राइवर से पता लगा। मुन्नी को अपने ताऊ जी शमशेर से बहुत लगाव था। वह उनसे मिलना चाहती थी। शमशेर को मुन्नी की बीमारी के विषय में पहाड़ी से पता लगा था। शमशेर ने इलाहाबाद में 3 भाषण दिए थे जिन्हें काफी सराहा गया था। तो यहाँ पर ये अपने जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। 12 जून 1979 निर्मल के साथ 1-2 चक्कर शास्त्री भवन में श्रीमती कांति देवी के कमरे में लगाए। श्रीमती कांति देव इलाहाबाद की थी और निर्मल की परिचित थी। वह सूचना मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी थी। निर्मल के साथ आए आगे से भी लेखक मिला था। निर्मल दूधनाथ के उन्मुक्त आचरण से तंग और पीड़ित थे। दूधनाथ उसे जलील करते थे। ये उस दौरान के सब प्रसिद्ध लेखक हैं। निर्मल की बात करें, दूधनाथ की बात करें, आगे की बात करें, ये सब उस समय के प्रसिद्ध लेखक हैं। पर वह मुंह पर सदा
सदापति की प्रशंसा ही करती थी। पति की प्रसिद्धि के प्रकाश में गर्व महसूस करने की चेष्टा अजीब लगती थी। निर्मल में बहन बेटी के अधिकार पाने की इच्छा तो थी, पर सुख दुख का भाव साझा करने की कोई इच्छा प्रतीत नहीं होती। तो ये बता रहे हैं निर्मल के प्रति जो इनके विचार थे उन्हें कैसा अनुभव होता था। 12 जून 1979 शमशेर जी मुन्नी को साथ लेकर निर्मल से मिलने गए थे। मुन्नी अभी बीमार थी। उसके चेहरे के हिस्से पर फालिज का असर, फालिज यानी लकवा कह सकते हैं, दिखाई देता था। जुबान ठीक से नहीं चलती थी। लेखक ने उसे पहचान लिया था। शमशेर की दाढ़ी बड़ी हुई थी जो उसके व्यक्तित्व पर अजनबी लगती थी। उनकी दाढ़ी उन पर अनमेल विवाह की तरह लगती थी। जैसे उनका विवाह अनमेल था वैसे ही दाढ़ी भी उनके साथ मेल नहीं खा रही थी। 9 जुलाई 1979 लेखक का हृदय परेशान था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था। अपने भीतर को बचाकर रखना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मान और अभिमान है। समय के साथ न बदलने का प्रयत्न एक धोखा है। अपने को खोकर कुछ पाया जा सकता है, जीवित रहा जा सकता है। जो ऐसा नहीं करता वह आदर्शवादी है, भावुक है, अंधा है। हर अच्छा इंसान आत्म केंद्रित होता है। बीता हुआ समय व्यक्ति के चरित्र को बनाता है, वही उसे नॉर्मल और अबनॉर्मल बनाता है। परिवार का वातावरण उसे गहरा प्रभावित करता है। परिवार में केवल यातना, तनाव, दुख और करुणा थी। दमित, कुंठित, सेंटिमेंटल, कुशाग्र बुद्धि और तीव्र संवेदनशीलता थी। ये अपने पारिवारिक जीवन में जो असहजता थी उसका चित्रण है। इसमें बाहर से आकर कोई भी पनप नहीं सकता, नॉर्मल नहीं रह सकता। लेखक का मानना है कि अपने 10 वर्ष के वैवाहिक जीवन में फितरह की अवज्ञा कर केवल रूह पर जोर दिया। वह इस दुविधा में फंसा हुआ महसूस करता है कि वह किसे बचाए, अपने आप को या अपने परिवार को। 22 सितंबर 1979 लेखक परेशान था। उसका अपनी पत्नी से तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा था। उसकी पत्नी की दृष्टि में माँ, बाबूजी, मुन्ना, बहनें सब व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे। लेखक पर से उसका 1/4 विश्वास समाप्त हो चुका था। परिवार के अन्य सदस्यों की कमियों को देखकर लेखक के मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता था। लेखक उसके अंदर नफरत और गुस्सा जगता था। लेखक और उसकी पत्नी दोनों ही आदर्शवादी थे और सदा दूसरों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देखने की कामना भी करते थे। वे उनके सदाचरण की उम्मीद ही करते थे। लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके मुंह पर स्थायी रूप से ताला जड़ गया है। अब वह बोलकर भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। वह सदा पत्नी की आलोचकीय निगाह जमी हुई प्रतीत उसे होती थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी की कसौटी पर उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, एक अच्छा पति साबित नहीं हो रहा था, इसलिए वो हमेशा उनकी आलोचक बनी रही। 8 अक्टूबर 1979 लेखक की पत्नी का स्वभाव निरंतर बदलता जा रहा था। वह दूसरी होती जा रही थी, यानी पराई हो रही थी। उसके व्यवहार और बर्ताव में खामोशी थी, ठहराव था। उसके अपने पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उसकी चिड़चिड़ाहट और बेबाकपन बढ़ गया था। वह लेखक से पूरी तरह हताश हो चुकी थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि अब उसे अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिलेगा। इन शब्दों में लेखक की पत्नी के प्रति हताशा थी। उसे लगता है कि शायद वह अपनी पत्नी को पूरा समय नहीं दे पाया था। वह उसे मकान, गहने, बैंक बैलेंस, सुरक्षा नहीं दे पाया था। सब संबंध इस कसौटी पर नकली सिद्ध हो गए थे। पति पत्नी में इमोशन का स्थान एंजाइटी ने ले लिया था। एंजाइटी छिपकर भीतर से तोड़ती है, यानी एक तरह चिंता का भाव। इमोशन बाहर प्रकट होते हैं, इसीलिए वह पवित्र है, मासूम है। लेखक मानता है कि वह अपने को पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे सकता था, यानी वो अपने भावों को, इमोशंस को बाहर प्रकट नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में वह अभागा था। कि वो अभागा क्यों है? क्योंकि वो अपने भावों को अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा था। 25 जुलाई 1980 लेखक का व्यक्तित्व तो बदल रहा था। वह स्वयं को डरा डरा महसूस करता था। उसके मन में तरह तरह के डर समाये हुए थे। बुरी बीमारियों से पीड़ित होने का डर, बाहर गए आदमी के घर लौटने में देरी हुई का डर, दफ्तर जाने का डर, घर लौटने का डर। उसकी नसों में घड़-घड़ की आवाज गूंजती थी। वह पत्ते की तरह कांपता था। जब वह दफ्तर से घर लौटता था तो माँ के कमरे के पास पहुंचते पहुंचते उसके दिल की धकधकी बढ़ जाती थी। वह अर्ध बेहोशी में डूबी माँ के कमरे में प्रवेश नहीं कर पाता था। माँ को लकवा मार गया था। वह कुछ बोलती नहीं थी। नींद की दवाई के प्रभाव में शांत पड़ी रहती थी। होश आने पर कराहती, चिल्लाती। वह बोल नहीं पाती थी, पहचानती भी नहीं थी। 11 सितंबर 1980 माँ को अर्ध बेहोशी की अवस्था में बिस्तर पर पड़े पड़े
बेड सोर हो गया था, यानी बेड बिस्तर जब शरीर को खाने लगे, काटने लगे, तो वो क्या होता है, बेड सोर। पीठ और नितंबों पर कई जगह चमड़ी छिल गई थी, यानी चमड़ी पर जख्म आ जाते हैं और वो छिलने लगती है। मुन्ना उस पर दवाई लगाया करता था। लेखक का मानना था कि मुन्ना में भीतरी दृढ़ता थी, वह डरता नहीं था। उसे लगता था कि मुन्ना ही हर काम को व्यवस्थित कर सकने का साहस रखता था। माँ कष्ट उठा रही थी, शायद उसके कष्ट आत्मा के स्तर पर थे। देह के स्तरों का कष्ट तो वह कब का पार कर चुकी थी। वह सुनती नहीं थी, उत्तर नहीं देती थी, उसकी आंखें खुलती बंद होती थी, मुंह खुलता और बंद होता था। वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, उसके मुंह के नीचे का हिस्सा सिकुड़ गया था। 70 वर्ष की आयु हो जाने पर भी उसके बाल काले काले थे, शाह काले थे, किसी 35-40 की स्त्री के समान। अब उसके कलाइयां बिल्कुल सूख गई चुकी थी, चमड़ी झुर्रियों में भर गई थी। अपनी माँ की अवस्था का मार्मिक चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है। 17 सितंबर 1980 लेखक की माँ की बस सांसें ही शेष बच गई थी। रात को लेखक उसकी चारपाई की पटरी पर बैठ उसे देखता रहा था। उसे तेज बुखार था और वह कठिनाई से सांसें ले पा रही थी। जब वह कमरे से गया तो उसके 4 घंटे बाद उसे सरोज ने जगाया। क्या कहा? मां मर चुकी थी। मुन्ना और बाबूजी ने उसके मृत शरीर को फर्श पर लेटा दिया था। आस पड़ोस में मौत की सूचना दी गई। लेखक ने शमशेर को इस बारे में बताया तो उन्होंने केवल यही कहा कि मां को अपने कष्टों से मुक्ति मिल गई। मां की मौत के बाद बाबूजी बाबूजी मुक्त महसूस करने लगे, यानी एक जिम्मेदारी से जैसे वो आजाद हो गए थे। माँ का कमरा अब उनका कमरा था। उन्होंने उस कमरे को सजाने संवारने की योजनाएं बना ली थी। माँ के शव को कंधों के बजाय शव वाहन में शमशान घाट पहुंचा दिया गया। और इसी के साथ इनकी ये डायरी के पन्ने समाप्त हो गए। तो एक छोटी सी डायरी है उनकी, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन लगभग 1 साल के आसपास का जो समय है वो यहाँ पर उकेरा है और इसमें अपने भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने की है, जो उनके दैनिक जीवन से और उनके व्यक्तिगत जीवन की जो विचारधाराएं हैं वो उसमें इन्होंने डाली है। जो उनकी पत्नी के साथ उनके कैसे संबंध है, माँ की मृत्यु पर लेखक के परिवार में कैसा माहौल है, वो सब यहाँ चित्रित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।